आवाज चले। क्या क्या पढ़ क्या रहे थे? एमओटी। चलिए, चलो स्टार्ट करते हैं। आज लोग बारिश का मजा ले रहे हैं। सेल 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 है उसमें। छोड़ दो अभी, तब फिर हो जाएगा तो फिर मैं लगा लूंगा। आवाज ही बंद हो जाएगी ना। यार ये हटाओ, तो सुबह सुबह ठंडा गला पकड़ा हुआ है। हाँ नॉर्मल, एकदम नॉर्मल। हाँ, ये क्या होता है? अच्छा हाँ। नहीं यार, मौसम अभी बदल गया है ना। बीएन सर को फोन किया 6:40 पे, उठ गए भाई। उसके बाद कहते हैं क्या है सुबह सुबह कि क्या भाई रात को सोते होते हो कि नहीं सोते हो? मैंने कहा मैं तो सोता हूँ, आप बताओ, उठो पहले, सुबह क्लास चलनी है। फिर आदमी ना 1 घंटा सो गया। बोलते हैं 7:30 बजे मिलते हैं भाई। मैंने कहा डन। 7:47 पे फोन कर रहा हूँ, बोले भाई सॉरी यार अभी सोया ही था। अब उसके बाद से 7:47 बोले 10 मिनट और लेट तुम फोन करते तो मैं नहीं आता फिर। अब यार आज मौसम भी नहीं था ना, एकदम आलसो वाला मौसम। चलो आओ इधर आओ। यहाँ पे लास्ट टर्न पे क्या पढ़ा था ये बताना। अच्छा, O2 O2+2 O2 - O2 - 2 करवा दिया। N2 N2+N2+2। अच्छा, Li वो वगैरह B2 C2 सब हो गया ना। आगे क्या करवाना था फिर? एक मिनट दिखा दो, एक मिनट। अच्छा 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 ठीक है। अच्छा वो भी लिखवा दिया था, O2 and N2 पैरामैग्नेटिक। ओके। चलिए अब हम देखने जा रहे हैं, देखिए जरा गौर से। जनरली इसको छोड़ दिया जाता है या फिर मतलब बहुत कम लोग इसको बताते हैं, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। लेकिन मैं आपको बता दूं ये एनसीईआरटी के अंदर दिया गया है। छोड़ दीजिए पेन कॉपी, ढंग से सुन लीजिए क्यों मैं बता रहा हूं। नो डाउट मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम ने इसके ऊपर आज तक क्वेश्चन नहीं पूछा है, दैट डजंट मीन कि वो आगे नहीं पूछ सकता है। एनसीईआरटी में बहुत क्लियर लिखा गया है और इसको ध्यान दीजिएगा, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। देख बेटा, इसको समझने से पहले तुझे एक बात समझनी पड़ेगी। दो शब्द इंपॉर्टेंट होते हैं। कौन से दो शब्द इंपॉर्टेंट होते हैं? सर कौन कौन से दो शब्द इंपॉर्टेंट होते हैं? तो मैं आपको बता दूं, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल के अंदर अगर मैं बोलूं दो शब्द इंपॉर्टेंट होते हैं। पहला शब्द क्या इंपॉर्टेंट होता है दोस्त? तो पहला शब्द इंपॉर्टेंट होता है, एक शब्द होता है जीरेड। क्या होता है? जीरेड। और एक कौन सा होता है बोलिए जल्दी? अनजीरेड। एक कौन सा होता है? अनजीरेड। एक होता है जीरेड और एक कौन सा होता है? अनजीरेड। अब देखो जीरेड या अनजीरेड का मतलब क्या होता है। सिमेट्रिकल ऑर्बिटल। ए भाई भाई क्या कर रहा है, छोड़ दे यार। रुक दे, रुक जा। समझ ले पहले फिर लिखना ना। ब्याह में जाना है क्या? इधर देखो, सिमेट्रिकल ऑर्बिटल को अपन कहते हैं बेटा जीरेड। क्या बोलते हैं? सिमेट्रिकल ऑर्बिटल। अब सिमेट्रिकल ऑर्बिटल को क्या कहते हैं अपन? जीरेड। और अनसिमेट्रिकल ऑर्बिटल को क्या कहते हैं बोलो जल्दी? अनजीरेड। एक्चुअल में ऑर्बिटल जैसा तो कुछ होता नहीं है। ऑर्बिटल है क्या? इलेक्ट्रॉन का क्लाउड है। अगर इलेक्ट्रॉन का क्लाउड सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो हम उसको क्या बोलेंगे बोलो जल्दी? जीरेड। और नहीं डिस्ट्रीब्यूटेड है तो हम उसको क्या बोलेंगे? अनजीरेड। अब इसे हम बोलते हैं अनसिमेट्रिकल ऑर्बिटल। तो पहले दो शब्द इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। एक बन जाता है इंपॉर्टेंट शब्द, क्या होता है बोलो जल्दी आपका? जीरेड। और एक कौन सा होता है? अनजीरेड। जीरेड का मतलब होता है सिमेट्रिकल ऑर्बिटल और अनजीरेड का मतलब क्या होता है? ए भाई उधर किसको देख रहा है? इधर देखना। यहाँ पे सिमेट्रिकल किसको बोलते हैं अपन? जीरेड। अनसिमेट्रिकल ऑर्बिटल को अनजीरेड। अब जरा गौर से मेरी बात को समझने की कोशिश करना। जैसे कि सबसे पहला कॉम्बिनेशन होता है, सबसे पहला कॉम्बिनेशन ये है। मैंने कहा सबसे पहला कॉम्बिनेशन सिग्मा 1s। सिग्मा 1s कब बनता है सर? एक जो 1s कंबाइन होता है किसके साथ? 1s के साथ। ठीक है, अब सुनना जरा गौर से, ये कहा जाता है ऑपरेटर। क्या बोला जाता है? ऑपरेटर। क्या बोला जाता है? ऑपरेटर। मान लो 1s को बोल रहा है, अच्छा यहां पे ये जो पॉजिटिव लिखा हुआ है ये किसको बता रहा है बताना जरा। तो ये बता रहा है सेम फेस को। क्या बोला जा रहा है? सेम फेस।
अब सेम फेज में ये क्या बन रहा है, ऑपरेटर। ऑपरेटर का मतलब ऑब्वियस है प्लस सिग्मा 1s को सिग्मा 1s के साथ जब मर्ज करोगे तो क्या होगा यहाँ पे, एक बात बताओ यहाँ पे क्या होगा, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो होगी ना भाई, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो होगी, अगर मैं आपसे बात करूं तो वो क्या कर जाएगी, बढ़ जाएगी। अरे बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, ऑब्वियस है। यहाँ पे कैसा इंटरफेरेंस होगा, मैं कंस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव की बात नहीं कर रहा, मैं ऐसे बताइए कि यहाँ पे क्या बनेगा, बीएमओ बनेगा या एबीएमओ। ऑब्वियस है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर सेम फेज में मिलेगी तो एम्पलीट्यूड बढ़ेगा या घटेगा, पहले ये हमको बताओ। बढ़ेगा, है ना, ऐसे सोचो, एम्पलीट्यूड बढ़ेगा या घटेगा, पहले ये बताओ। बढ़ेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी या घटेगी, बढ़ेगी। मतलब कि ये क्या हो जाएगा, यहां पे अगर मैं तुमसे बात करूं, जरा गौर से सुनना, यहां पे अपने को क्या देखने को मिलेगा, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ती हुई नजर आएगी और पीछे छोटा सा क्या बनता हुआ नजर आएगा, यहां पे अपने को क्या बनता हुआ नजर आएगा, यहां पे एबीएमओ बनता हुआ नजर आएगा। मान लीजिए मैंने दूसरा कहा क्या, सिग्मा स्टार 1s। सिग्मा स्टार 1s का मतलब क्या होगा, समझने की कोशिश करना। इसको क्या बोला जाएगा, ये पॉजिटिव को ऑपरेटर, ये मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसमें है, बोलो जल्दी, पॉजिटिव। मतलब कि ये मान लीजिए ऊपर से ऐसे इसका ग्राफ चल रहा था और इसका ग्राफ कैसे चल रहा है, नेगेटिव, समझ रहे हो, यानी ये अपोजिट फेज में है। कैसे है, अपोजिट फेज में। अब इस बात को और बेहतर समझना चाहते हो, चलो मैं पहले, मुझे लगता है तुम लोगों को डी ब्रॉगली का थोड़ा बहुत भी ज्ञान नहीं है, तो एक डी ब्रॉगली की बात सुनो पहले, तब शायद तुमको अच्छी तरीके से समझ में आए। यहाँ पे जरा गौर से देखना, फिर तुम रिलेट कर पाओगे। मैं यहाँ पहले समझाता हूँ। देखो होता क्या है ना, एक्चुअल में एटम के अंदर, आप सभी लोगों को पता है बेटा, यहाँ पे जरा गौर से देखिएगा। अगर मैं आपसे बात करता हूं, एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था डी ब्रॉगली। डी ब्रॉगली का नाम कितने लोगों ने सुना है एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर, सुना है या सुना है। इसने बोला था इलेक्ट्रॉन दोगला होता है, क्या बोला था, अंग्रेजी में लोग इसको कहते हैं ड्यूल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं, ड्यूल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सर दो नेचर कौन कौन से हैं इसके, फिर ड्यूल नेचर के बारे में, एक तो इसके पास कौन सा नेचर है, वेव, एक कौन सा नेचर है, वेव, और एक कौन सा नेचर है, पार्टिकल। एक कौन सा नेचर है, वेव, और एक कौन सा नेचर है, पार्टिकल। पक्की बात है, जरा गौर समझना। अगर मान लो मैं तुमसे कहता हूं, समझने की कोशिश करना, ये जो एटम है, एटम के अंदर ये कौन घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। कौन घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन। अब देखना इलेक्ट्रॉन किस फॉर्म में घूमता है, तो इलेक्ट्रॉन वेव की फॉर्म में। किस फॉर्म में घूमता है, वेव की फॉर्म में। किस फॉर्म में, वेव की फॉर्म में। अब सुनना, मान लो दो एटम मिल रहे हैं, दो एटम मिल रहे हैं, तो यहां पे क्या हो सकता है, दो एटम जब मिलेंगे तो एक्चुअल में वेव मिलेंगी या एटम मिल रहे हैं, ये मुझे बताओ। वेव मिल रही है। अब वेव मिलने का तरीका क्या हो सकता है, सुनना जरा गौर से। जैसे मान लो ये एक एटम है, ठीक है, और ये एक एटम है, जब ये दोनों आपस में कंबाइन हो रहे हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल जब कंबाइन हो रहे हैं, तो मेरे पास दो ऑप्शन है। कितने ऑप्शन है, दो। पहला तो क्या ऑप्शन है, सुनना जरा गौर से। पहला ऑप्शन ये है कि इसकी वेव जो हो ना वो सेम फेज में चले। किस फेज में, सेम फेज। अगर ये पॉजिटिव है तो ये क्या है, नेगेटिव। अब सुनना जरा गौर से, दूसरे वाले भी एटम की कैसे वेव चल रही है, ऐसे ही चल रही है, समझ रहे हो, हाँ या ना। अच्छा, दूसरा मेरे पास तरीका क्या है मित्र, दूसरा मेरे पास तरीका ये है, अगर आपसे मैं बात करूं कि मान लीजिए बेटा, मान लीजिए यहां पे अगर मैंने, अरे यार सीधा बन जा भाई, यहां पे ये मान लीजिए ये अगर ऐसे चल रही है वेव, तो दूसरा तो ऐसे भी चल सकती है ना भाई, अपोजिट फेज में मिली हो। अरे हाँ ना, बोलो भाई, अपोजिट फेज में। अब यहां पे जरा गौर से मेरी बात को सुनना, इसे अगर हम कहें कि ये सेम फेज में मिल रही है और ये किस फेज में मिल रही है, अपोजिट। अब सुनना जरा गौर से, दो तरह के इंटरफेरेंस होते हैं। इंटरफेरेंस को सामान्य भाषा में बोला जाए तो वेव का मिलन। अब वेव का मिलन सेम फेज में भी हो सकता है, अपोजिट फेज में भी हो सकता है। जब सेम फेज में होता है तो नाम देते हैं कंस्ट्रक्टिव। क्या बोलते हैं, बोलो जल्दी, कंस्ट्रक्टिव। इसे हम क्या बोलेंगे, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। क्या बोलेंगे, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और अगर मान लो अपोजिट फेज में मिल रही है तो हम नाम क्या देंगे, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। क्या बोलेंगे, बोलो जल्दी, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, है ना। एक होता है कंस्ट्रक्टिव और एक कौन सा होता है, डिस्ट्रक्टिव। अब देखो होता क्या है, सुनना, कंस्ट्रक्टिव से जब भी बनता है ना, आपके मैंने क्या बोला था, व्हेन दो एटॉमिक ऑर्बिटल इंटरैक्ट, टू न्यू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल गेट फॉर्म बाय रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी। तो एक्चुअल में क्या होता है, जब दो एटम मिलते हैं तो दो एटम नहीं, वेव मिल रही होती है। समझ रहे हो मेरी बात को, क्योंकि इलेक्ट्रॉन, डी ब्रॉगली वैसे बोल के गया, इलेक्ट्रॉन का नेचर कैसा है, दोगला है। समझ रहा हूं मेरी बात को, कभी वेव नेचर तो कभी पार्टिकल। पार्टिकल का बेहतरीन एग्जांपल देखना है तो फोटो इलेक्ट्रिक फेनोमेना को देख लीजिए आप लोग। अब वेव नेचर तो पूरी केमिस्ट्री ही है आपकी। तो अगर मैं बात करूं सेम फेज में मिल रही है तो कंस्ट्रक्टिव, अपोजिट फेज में मिल रही है डिस्ट्रक्टिव। सच कहें तो कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव का कंसेप्ट बहुत डीपर है।
ठीक है। लेकिन ये केवल नॉर्मल आपके लिए बातों के लिए कह देते हैं ऐसे ही, कि अगर हम आपसे बात करें कि ये कंस्ट्रक्टिव है ये डिस्ट्रक्टिव है, अब सुनना जरा गौर से। कंस्ट्रक्टिव से क्या बनता है? तो कंस्ट्रक्टिव से आपका बनता है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। क्या बनता है? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से क्या बनता है? एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अगेन ये बहुत एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। अब मैं तुमसे क्या कह रहा हूं, वेव सेम फेज में भी मिल सकती है, वेव अपोजिट फेज में भी। अगर मान लो जैसे कि ये वेव पॉजिटिव है तो वो भी पॉजिटिव, ये नेगेटिव वो भी नेगेटिव, फेज कैसा है? सिमिलर है। तो अगर हम इसको बोले, इसको बोला जाता है कंस्ट्रक्टिव और इसको क्या बोला जाता है? डिस्ट्रक्टिव। अब बात आती है यहाँ पे LCAO, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। तो एटॉमिक ऑर्बिटल में एटॉमिक ऑर्बिटल मिलेंगे या वेव मिलेंगी? पहले ये बता। वेव। क्या वो सेम फेज में मिल सकती है और अपोजिट फेज में भी? जैसे कि अगर मैंने अभी कहा तुमसे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस किसका रिजल्ट है, बताओ। तो आप क्या बोलोगे? ये किसका रिजल्ट है? सेम फेज का। किसका रिजल्ट है? सेम फेज। और ये किसका रिजल्ट है बताना जरा? अपोजिट फेज। किसका रिजल्ट है? अपोजिट फेज। समझ रहे हो? ये अपोजिट फेज का, ठीक है। तो अपोजिट फेज में मिलेंगी तो ABMO बनेगा, सेम फेज में मिलेंगी तो BMO बनेगा। अब बात ये आती है यहाँ पे, जीरेड का मतलब होता है सिमेट्रिकल ऑर्बिटल, अनजीरेड का मतलब होता है अनसिमेट्रिक। अब ढंग से सुनना। मान लो मैंने तुमसे कहा ये क्या है, ये मान लो ये एक एटम है, ठीक है, ये भी एक एटम है, ठीक है, और यहां पे इसने प्लस लगा दिया, इसको बोला जाता है ऑपरेटर। क्या बोला जाता है? ऑपरेटर। ये बताएगा तुमको एग्जैक्टली करना क्या है। दोनों बताओ, प्लस प्लस और प्लस, इसका मतलब क्या है? कंस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव? कंस्ट्रक्टिव। ये क्या बताता है? ऑपरेटर होता है, यही ऑपरेटर है, यही डिसाइड करेगा एग्जैक्टली होगा क्या। इसको कहा जाता है ऑपरेटर। समझ रहे हो मेरी बात को? ये ऑपरेटर होता है, यही डिसाइड करता है होगा क्या। तो जब भी छेड़खानी करनी है तो सिर्फ इसके साथ करनी है। समझ रहे हो मेरी बात को? जब भी छेड़खानी करनी है ऑपरेटर के साथ छेड़खानी करनी है, क्योंकि यही निर्धारित करेगा कि कंस्ट्रक्टिव होगा या डिस्ट्रक्टिव होगा। समझ रहे हो मेरी बात को? तुम्हें कई दफा कंफ्यूज करेगा, मैं तुमको फिर कह रहा हूं। हालांकि तुम्हारे सिलेबस में मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम में कभी इसका सवाल नहीं पूछा गया, लेकिन मैं फिर भी कह रहा हूं, जब तुम किताबों को सॉल्व करोगे एक अलग तरह का सवाल मिलेगा जो मेरे केसेस से अलग होगा। फिर मैं तुम्हें बता रहा हूं, मैं चाहता हूं वहां तक तुम पहले पहुंचो। वहां तक पहुंचोगे तब तुम्हें पता चलेगा कि एग्जैक्टली जो करता धरता है वो कौन है? ऑपरेटर है। जब भी चेंज करना है किसमें करना है? ऑपरेटर में। समझ रहा हूं मेरी बात को? तो पहला केस ये हो गया। क्या हो गया? सिग्मा 1s। अब सिग्मा 1s जब मैंने लिखा तो ऑब्वियस है प्लस प्लस मतलब मिलके क्या बना रहा है? फेज कैसा होगा? कंस्ट्रक्टिव। अगर कंस्ट्रक्टिव होगा तो आप मुझे खुद सोच के बताइए, यहां पे जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी वो क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी या नहीं बढ़ जाएगी? बोलो भाई। और बढ़ जाएगी। देखो एम्पलीट्यूड बढ़ता है जब भी, क्या बढ़ता है? एम्पलीट्यूड। मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उस पर्टिकुलर रीजन में क्या करती है? बढ़ती है। ठीक है, तो ये क्या हो गया? सिग्मा 1s। अब मैंने तुमसे क्या बोला? सिग्मा स्टार 1s। क्या बोला? सिग्मा स्टार 1 है। इसका मतलब क्या है? कि मान लीजिए, मान लो बेटा, ये मैं आपके सामने ले लेता हूं, यहां पे देखना। मान लीजिए यहां पे मैंने ले लिया ये पॉजिटिव, ये क्या ले लिया मैंने? नेगेटिव। ये क्या ले लिया? बोलो जल्दी। नेगेटिव। समझ रहा हो मेरी बात को? और ये क्या है अपना? अगेन ऑपरेटर। क्या है? बोलो जल्दी। ऑपरेटर। ऐसी परिस्थिति और स्थिति के बीच क्या बनेगा ये मुझे बताओ। यहां पे क्या बनेगा? ABMO बनेगा। स्टार का मतलब ही है ABMO। अब सुनना जरा गौर से, अगर मैं तुमसे बात करूं, सुनना, अगर मान लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ये प्लस और माइनस का मतलब ये नहीं है कि मान लो ये, इसका मतलब क्या है? सेम फेज या अपोजिट फेज। अब अपोजिट फेज हो रहा है तो एक बात था, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसी रीजन में बढ़ेगी या घटेगी? घटेगी ना। तो मान ले मैंने तुझसे क्या बोला, समझने की कोशिश करना है यहाँ पे। ये क्या हो गया? नेगेटिव एक साइड हो गया। अच्छा, दूसरी चीज समझने की कोशिश करना कि यहाँ पे अगर मैं तुमसे बात करता हूं तो ये कौन सा हो गया? ये वाला रीजन क्या हो गया तुम्हारा? तो ये वाला रीजन हो गया तुम्हारा ये पॉजिटिव। अब बीच वाले को क्या बोला जाएगा? नोडल प्लेन। क्या बोला जाएगा? बोलो जल्दी। नोडल प्लेन। सर नोडल प्लेन क्यों कहा गया? दरअसल क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अलग अलग डायरेक्शन में शिफ्ट हो गई। ये वो पॉइंट है जहां पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या है? मिनिमम है। और मिनिमम जहां पे होती है उसको हम क्या बोलते हैं? नोड। और जहां से वो प्लेन पास हो रहा है उसको हम क्या बोल रहे हैं? नोडल प्लेन। समझ रहे हो मेरी बात को? मुद्दे की बात क्या है? मुद्दे की बात यह है कि सिग्मा 1s के अंदर जब कंस्ट्रक्टिव होगा, ऑब्वियस है, आप खुद सोच के बताइए, जब कंस्ट्रक्टिव होगा, जब दोनों वेव को मिलाओगे तो एम्पलीट्यूड बढ़ेगा या घटेगा? पहले ये बता। बढ़ेगा। बढ़ने का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसी स्पेसिफिक रीजन में क्या कर गई? बढ़ गई। लेकिन अगर मान लो अपोजिट फेज में मिलाओगे तो क्या ये जीरो हो जाएगा या नहीं हो जाएगा?
जितने लोग कह रहे हैं सब मूर्ख है, नालायक। क्या गारंटी दे सकता है तू किस बात की कि इसका जितना एम्पलीट्यूड है उतना ही इसका भी होगा? मिनिमम नहीं, आपको क्या बोलना है? हाँ मिनिमम, यस सॉरी, मिनिमम बोलना है, जीरो नहीं बोलना है कि भैया यहाँ जीरो नहीं होगा। क्योंकि एक चीज समझो, ये होगा, मैं मान रहा हूं घटेगा, लेकिन कैसे तुम डिसाइड कर सकते हो जीरो हो जाएगा? इसका जितना एम्पलीट्यूड है क्या उसका भी उतना ही एम्पलीट्यूड है? नहीं है ना, तो जीरो कहां से होगा? अरे हाँ ना बोलो। तो अगर हम बात करें कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव, कंस्ट्रक्टिव से बीएमओ बनता है, डिस्ट्रक्टिव से एबीएम। अब तू देख के बता, क्या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है या नहीं डिस्ट्रीब्यूटेड, ये बता। तो इसके लिए क्या वर्ड यूज करेगा? जी रेट। क्या वर्ड यूज करेगा? क्या वर्ड यूज करेगा? जी रेट। क्या वर्ड यूज करेगा, बोलो जल्दी? जी रेट। अब जरा गौर से मेरी बात को समझना, सिग्मा बॉन्डिंग ये क्या बन चुका है? सिग्मा बॉन्ड बना है और बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, समझ रहे हो मेरी बात को? तो सिग्मा बॉन्डिंग क्या हो गया? जी रेट। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक तरफ शिफ्ट हो गई, समझ रहे हो मेरी बात को? दूसरी तरफ कंप्लीटली क्या हो गई? खाली हो गई। यानी कि ये बताओ इसको क्या नाम दोगे? अनजीरेट। सिमेट्रिकल ऑर्बिटल जीरेट, अनसिमेट्रिकल ऑर्बिटल अनजीरेट। तो यहां पे अगर हम बात करें सिग्मा एंटी बॉन्डिंग को अपन क्या बोल रहे हैं, बोलो जल्दी? अनजीरेट। क्या बोल रहे हैं, बोलो जल्दी? अनजीरेट। ठीक है, इसके बाद से क्या बनेगा? अगला क्या बनेगा अपना, बताना जरा। पाई बनेगा। ठीक है, तो पहले इसको छापो फिर अपन आगे चलते हैं। ये पहले छापो। अगर वेव सेम फेज में मिल रही है तो उसको हम बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव, अपोजिट फेज में तो डिस्ट्रक्टिव। सवाल यही पूछा जाएगा कंस्ट्रक्टिव से कौन सा ऑर्बिटल बना है, और ये यही सवाल पूछा जाएगा, और डिस्ट्रक्टिव से कौन सा बना हुआ है, एबीएमओ। इंटरफेरेंस का मतलब वेव का मिलन। सेम फेज में हो रहा है तो उसे कंस्ट्रक्टिव कहते हैं, अपोजिट फेज में हो रहा है तो उसे डिस्ट्रक्टिव कहते हैं। कंस्ट्रक्टिव से हमेशा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है, डिस्ट्रक्टिव से हमेशा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है। चले आगे चले। चलो ये देखो, अब यहां पे रुको जरा गौर से। आपने देखा ना, एक सवाल मुझे करके बताओ तो शायद बेहतर आपको समझ में आया। और
क्वेश्चन है मेरा, एक क्वेश्चन मेरा क्या है, मान लो एक सिग्मा 2p, अगला क्या बनता है सिग्मा 2p, और क्या बनेगा बोलो जल्दी, सिग्मा स्टार 2p। अब मैं सिग्मा 2p के लिए तुम्हारे सामने कुछ बना रहा हूं, ढंग से देखना। सिग्मा 2p कब बनेगा, ये देखो, ये एक p ऑर्बिटल, ये पॉजिटिव ले लिया, ये नेगेटिव, दो लोब होते हैं, किसी एक साइड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूटेड होगी, प्लस ये क्या हो गया ऑपरेटर। अब जरा गौर से मेरी बात को समझना, ये क्या है नेगेटिव और ये क्या है पॉजिटिव, प्लस प्लस प्लस, यानी कि सेम फेज या अपोजिट फेज, सेम फेज मतलब बीच वाले रीजन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, अरे हाँ ना बोलो भाई, अब पीछे वाला कम होगा, यानी कि ये कैसे बन जाएगा, तो अगर आपसे बात करूं ये कैसा बनेगा, ये देखो मैं ऐसे डिजाइन में जरूर बना रहा हूं, ऐसे नहीं बनता है, लेकिन तुमको क्या ही ध्यान देना है। ये देखो ये क्या हो जाएगा, प्लस और प्लस, और पीछे ये छोटा सा क्या बन गया, एंटी बॉन्डिंग। अब तुम मुझे खुद सोच के बताओ, गेस मार के बताओ कि अगर सिग्मा स्टार 2p बनाना है तो इसमें ऐसा क्या चेंज करूं कि सिग्मा स्टार 2p बन जाए, बस एक जगह सर साइन चेंज कर दीजिए, मतलब इस नेगेटिव को घुमा दीजिए, अरे हाँ ना बोलो भाई, तुरंत क्या बन जाएगा अपोजिट फेज। तो यहां पे अगर मैं बोलूं कि मान लो ये p ऑर्बिटल है मेरे पास, ये p ऑर्बिटल है, ये क्या है पॉजिटिव, ये क्या है नेगेटिव, ये मैंने ऑपरेटर रखा पॉजिटिव। अब अगला बता मैं क्या करूं, बता अगला क्या करूं, अगला अब तुम बताओ, पहले डंबल बनाऊं एक, अब बताओ क्या साइन रखूं ऐसा, इधर क्या रखूं नेगेटिव और इधर क्या रखूं पॉजिटिव। अब इसका मतलब ऑपरेटर क्या कह रहा है, ऑपरेटर हमसे ये कहना चाह रहा है कि भैया देखो, ऑपरेटर क्या कहना चाह रहा है कि ऑपरेटर के आजू वाला क्या है पॉजिटिव, ऑपरेटर के बाजू वाला नेगेटिव, यानी साइन अपोजिट होने का मतलब क्या हो गया पूरी तरीके से कि ये क्या होगा डिस्ट्रक्टिव, और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तो जरा गौर से मेरी बात को समझिएगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जब भी होगा, सुनना जरा गौर से, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जब भी होगा तो यहां पे क्या देखने को मिलेगा कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है ना वो एक दूसरे से क्या करेगी, दूर भागेगी। यहां पे अगर हम अपन बात करें तो यहां ये क्या बन जाएगा पॉजिटिव, और ये क्या बन जाएगा नेगेटिव, और बीच वाले प्लेन को अपन क्या बोलेंगे नोडल प्लेन, क्या बोलेंगे बोलो जल्दी, नोडल प्लेन। बात समझ में आई या नहीं आई, अब तुम सोच के बताओ इसको क्या बोलोगे, जी रेड या अनजी रेड, ये मुझे, इसको क्या बोलोगे जी रेड। अच्छा एक बात मुझे बताओ, इसको जी रेड बोलोगे तो इसको क्या बोलोगे बताना, अनजी रेड, क्या बोलोगे अनजी रेड। मतलब तुम एक ट्रेंड ऑब्जर्व कर रहे हो, क्या ऑब्जर्व कर रहे हो कि भैया जहां पे भी ये कौन सा बॉन्ड है, ये पहले मुझे बताओ हेड ऑन से, सिग्मा या पाई, तो इसको हम क्या बोलेंगे सिग्मा, ये बॉन्डिंग है या एंटी बॉन्डिंग, तो सिग्मा बॉन्डिंग को अपन क्या बोलेंगे जी रेड। और वहीं पे अगर मैं बात करूं सिग्मा एंटी बॉन्डिंग को क्या बोलेंगे बोलो भाई अनजी रेड, क्या बोलेंगे अनजी रेड। सिग्मा बॉन्डिंग जी रेड, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग क्या बन गया अनजी रेड। अब एंटी बॉन्डिंग अगर हम बात करें, यहां पे अनसिमेट्रिकल ऑर्बिटल बन रहा है, जी रेड या अनजी रेड का सिंपल मतलब है कि क्या वहां पे सिमेट्रिकल ऑर्बिटल बन रहा है या अनसिमेट्रिकल। अगर वो सिमेट्रिकल बन रहा है तो हम उसको क्या बोलेंगे जी रेड, अगर वो अनसिमेट्रिकल बन रहा है अनजी रेड। चलो इसके बाद से अगर हम बात करें सिग्मा 1s मिल गया, ठीक है, सिग्मा 2p मिला दिया। एक और मैं तुमको सवाल देता हूं, एक बात बताना यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे सेकंड देखो, अगर मैंने कहा कि ये मान लो क्या है पॉजिटिव, ठीक है, पाई पे आ जाते हैं, और ये भी क्या है पॉजिटिव। अब सुनना जरा गौर से, अब बताओ यहाँ पे क्या बनेगा, क्या बनेगा यहाँ पे, कंस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव, कंस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव, कंस्ट्रक्टिव बनेगा पक्का, सोच लो। नहीं भाई, एक्चुअल में क्या होगा आप देखिए, नेगेटिव नेगेटिव, नीचे वाला लोब नीचे है और ऊपर वाला लोब कहां है ऊपर है, तो अगर हम यहां पे बात करें तो ये पॉजिटिव पॉजिटिव मिलेंगे, तो यहां पे जरा गौर से देखना, एक पॉजिटिव पॉजिटिव बनेगा और एक क्या बनेगा आपका नेगेटिव नेगेटिव, बीच में क्या आएगा नोडल प्लेन आ जाएगा। अब देखिए ना, अगर दोनों साइड अपोजिट में चले गए, दोनों साइड अपोजिट में चले गए तो यहाँ पे ये क्या बना रहा है, अगर हम आपसे बात करें तो दोनों साइड अगर दोनों ये जो साइन है ये कहां चले गए अपोजिट, तो हम इसे क्या बोलेंगे कि ये कंस्ट्रक्टिव नहीं है, ये कैसा हो जाएगा डिस्ट्रक्टिव। तो यहां पे ये बीच में इसको क्या बोला जाएगा नोडल प्लेन। अब सुनना जरा गौर से, ये बात हो गई। अच्छा मैंने तुमसे क्या बोला, अगर मान लो मैंने चौथा केस ले लिया, चौथा केस क्या ले लिया तुम्हारे सामने, मैंने कहा ये पॉजिटिव ले लो ये नेगेटिव, प्लस ये क्या ले लो बोलो जल्दी, ये नेगेटिव ले लो और ये क्या ले लो पॉजिटिव। अब इसका कैसा बनेगा जरा गौर से यहाँ पे देख के बताना, यहाँ पे बताओ कैसा बनेगा, यहाँ पे ढंग से सोच के बताओ। तो यहाँ पे एक पॉजिटिव है ये वाला, अरे हाँ ना बोलो भाई, अगला वाला इधर वाला कौन सा है ये पॉजिटिव, ये क्या है बोलो जल्दी नेगेटिव, और ये क्या है नेगेटिव। अब समझने की कोशिश करना, इससे सिग्मा बना है या पाई बना है, पहले ये बता। अबे टू लोबिक इंटरेक्शन है भाई, सिग्मा या पाई, और ये कैसा है पाई, ठीक है। तो यहां पे अगर हम बात करें ये क्या है पाई, अच्छा पाई है या पाई 2p है, पाई 2p मिनिमम स्टार्ट होगा। अच्छा स्टार है या नॉर्मल है ये पहले बताओ,
नॉर्मल है या स्टार है? सोच लो। नॉर्मल नहीं है, ढंग से देखो। आप देखो, ये पॉजिटिव एक साइड गया, नेगेटिव। फिर से ऑब्जर्व करो यार, तुम लोग नहीं देख पाए। तुम पॉजिटिव पॉजिटिव को देख रहे हो तो क्या बोल रहे हो? आज जब तुम पॉजिटिव नेगेटिव को देख रहे हो, अच्छा आगे आओ, फिर पॉजिटिव पॉजिटिव को देखा तो क्या बोला तुमने? पॉजिटिव नेगेटिव देखा तो पॉजिटिव पॉजिटिव है, नेगेटिव नेगेटिव है, तो इसको क्या बोलोगे अब इस बार? क्या बोलोगे? जीरेड। फिर से यार, पॉजिटिव पॉजिटिव को देखा तो सिमेट्रिकल है या अनसिमेट्रिकल? क्या बोला तुमने? पॉजिटिव नेगेटिव देखा, सिमेट्रिकल या अनसिमेट्रिकल? जीरेड या अनजीरेड? आगे आ जाओ, यहां पे बताओ, जब तुमने पॉजिटिव पॉजिटिव देखा तो ये सिमेट्रिकल या अनसिमेट्रिकल? क्या नाम दिया? पॉजिटिव नेगेटिव देखा तो? अब बताओ तुम्हें क्या देखने को मिल रहा है? पॉजिटिव और नेगेटिव, नोडल प्लेन के आजू में पॉजिटिव और नीचे बाजू में क्या हो गया? नेगेटिव। यानी ये जीरेड होगा या अनजीरेड? यानी कि इसको हम क्या बोलेंगे? अनजीरेड। क्या बोलेंगे? बोलो जल्दी, अनजीरेड। अच्छा, अगर हम बोले कि यहां पे देखना, पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव, तो ये बताओ जीरेड या अनजीरेड? तो जीरेड। हालांकि एक बात मैं बोलने जा रहा हूं जो 100% सही नहीं है, पहले बोल दे रहा हूं। सिग्मा बॉन्डिंग को आप क्या बोल रहे हो, बताना जरा। सिग्मा बॉन्डिंग को, सिग्मा बॉन्डिंग को क्या बोल रहे हो? सिग्मा एंटी बॉन्डिंग को? पाई बॉन्डिंग को क्या बोलोगे? अनजीरेड। और पाई बॉन्डिंग को क्या बोलोगे? जीरेड। तो याद रखना है, यहां पे ये बात 100% सही नहीं है, लेकिन वैसे बस निकालने के लिए मैं बोल रहा हूं। सिग्मा बॉन्डिंग को अपन क्या बोलते हैं? सिग्मा बॉन्डिंग को बोलते हैं जीरेड। क्या बोलते हैं? जीरेड। सिग्मा बॉन्डिंग को क्या बोलते हैं? जीरेड। सिग्मा एंटी बॉन्डिंग को क्या बोल रहे हैं बताओ? अनजीरेड। अब बस उल्टा कर लेना कि पाई बॉन्डिंग को अनजीरेड बोला जाता है और पाई एंटी बॉन्डिंग को क्या बोला जाता है? जीरेड। लेकिन ये 100% सही नहीं है, बस ये निकालने का तरीका है, इससे मान लेते हैं अपन, ठीक है। वैसे अगर जाओगे डीप डाउन तो गड़बड़ हो सकता है, मैं पहले बता दे रहा हूं, क्योंकि आगे जब अपन बढ़ते हैं जैसे ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अंदर, ये बात गलत भी प्रूव हो सकती है। तो इसलिए ध्यान रखिएगा, केवल ऐसे ध्यान रखिए, सिग्मा बॉन्डिंग को अपन क्या बोलेंगे? जीरेड। पाई एंटी बॉन्डिंग को क्या बोलेंगे? सिग्मा बॉन्डिंग को जीरेड, पाई एंटी बॉन्डिंग को, और सिग्मा एंटी बॉन्डिंग को, और पाई बॉन्डिंग को। बस ये ध्यान रखना है, सिग्मा बॉन्डिंग को जो बोलते हो जस्ट क्रिस क्रॉस खेलना। सिग्मा बॉन्डिंग को जीरेड तो पाई एंटी बॉन्डिंग को भी जीरेड। अगर हम बात करें सिग्मा एंटी बॉन्डिंग को अनजीरेड, तो यहां पाई बॉन्डिंग को क्या बोला जाएगा? अनजीरेड। अब बात आती है, सर सवाल कौन सा बनेगा? सवाल आपका इसी में से कोई एक केस देगा आपको। मैं पहले बता दे रहा हूं, या तो ये दे या तो ये दे, और ये भी पेपर में आज तक नहीं पूछा गया है, मॉड्यूल्स के अंदर देखने को मिलता है। कौन कौन सा? या तो ये वाला केस, या तो ये वाला केस, या तो ये और या फिर ये। समझ रहा हूं मेरी बात को? यही 4-5 केसेस, और ज्यादातर जो केस बनाया जाता है, मैं तुमको बता दूं, मॉड्यूल्स के अंदर दो तुमको देखने को मिलेगा, वो ये तो ये देखने को मिलेगा। अब वरना तो वो तुमसे क्या पूछ लेंगे? ज्यादातर ये वाला पूछ लेते हैं। एक मिनट, क्या हो है? क्या हो? मतलब लड़की नहीं देखे हो क्या भाई? समझ रहा हूं मेरी बात को? या तो ये वाला केस, या तो ये, और नहीं तो वो वाला केस आपको देखने को मिलेगा खासकर, ठीक है। आकाश वाले पैकेज में जाओगे तो ये देखने को मिलता है, बता दे रहा है। पूछा उछा नहीं गया एग्जाम के अंदर, एक सवाल दिया गया है डीपीपी के अंदर, आप देखना उसके अंदर क्वेश्चन नंबर आई थिंक 31 के करीब है। 31 के अंदर लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल दिया गया है। तो लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल के अंदर याद रखिए, सिग्मा बॉन्डिंग को क्या बोलते हैं? जीरेड। वहीं सिग्मा एंटी बॉन्डिंग को क्या बोलते हैं? अनजीरेड। वहीं अगर हम बात करें पाई बॉन्डिंग को क्या बोलते हैं? अब पाई एंटी बॉन्डिंग को क्या बोलेंगे? मतलब इसका बस एक का रट लो और क्रिस क्रॉस खेलते रहो। सिग्मा बॉन्डिंग को क्या बोलोगे? पाई बॉन्डिंग को क्या? पाई एंटी बॉन्ड, सॉरी सिग्मा एंटी बॉन्डिंग को क्या बोलोगे? अच्छा, लेकिन अगर मैं बोलूं सिग्मा बॉन्डिंग को आपने क्या बोला था? जीरेड। अगर मैं बोलूं पाई एंटी बॉन्डिंग को क्या बोलना है? जीरेड। दोनों क्या है? जीरेड। ठीक है, अगर मैं बोलूं सिग्मा एंटी बॉन्डिंग को और पाई एंटी बॉन्डिंग को क्या बोलना है? अनजीर। समझ रहा हूं मेरी बात? पाई बॉन्डिंग, सॉरी पाई बॉन्डिंग और सिग्मा एंटी बॉन्डिंग को क्या बोलना है? अनजीरेड। जीरेड और अनजीरेड का सिंपल सा मतलब होता है कि एक कैसा होता है? सिमेट्रिकल, और एक कैसा होता है? अनसिमेट्रिकल। ठीक है, तो फिर से अगर हम बात करें सिग्मा बॉन्डिंग को अपन क्या ध्यान रखेंगे? जीरेड। और वहीं अगर हम बात करें सिग्मा एंटी बॉन्डिंग को क्या बोलेंगे? अनजीरेड। पाई बॉन्डिंग को क्या बोलेंगे? अनजीरेड। और पाई एंटी बॉन्डिंग को क्या बोलेंगे? जीरेड। बस एक का याद रख के दूसरे के साथ खेल सकते हो, छाप लीजिए इसको फटाफट। इसके बाद आता है एक होमो और ल्यूमो।
ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। उधर नहीं जाते हो आजकल? क्या है? नहीं, झेल नहीं पा रहा हूँ, जरूरी था। चले आगे चले। है ऑपरेटर जो है, हाँ। रोल क्या है? दोनों ऑर्बिटल को मिलाना है, सेम फेज में मिलाना है, अपोजिट फेज में मिलाना है, कंस्ट्रक्टिव कराना है या डिस्ट्रक्टिव कराना है। हाँ, ऑपरेटर को ही चेंज करना है उस केस में, उसको पॉजिटिव बना दो, आगे वाले को नेगेटिव बना देना। अगर ये नेगेटिव दिया है, ठीक है, और आगे वाले का, तो मैं बता रहा हूँ इसका साइन चेंज कर दो, इसका उल्टा कर देना और इसका उल्टा कर देना। वही मैंने बोला है, सवाल करो तब जाके पता चलेगा। सवाल करके लाओ, फंसो उसके अंदर। मैं बार बार फिर से कह रहा हूं, जब भी चेंज होगा ऑपरेटर चेंज होगा, ऑपरेटर ही डिसाइड करेगा क्या होने वाला है। एक सवाल तुमको मिलेगा ऐसा, अगर तुम करोगे मॉड्यूल्स के अंदर, तो फिर तुमको वहां पे देखने को मिलेगा। चलें? चलिए, एक मिनट। अनजीरेट, और ये क्या हो गया? जीरेट हो गया। देखो, पॉजिटिव नेगेटिव एकदम अलग अलग अगर तुमको दिखने लगे, समझ रहे हो, तो हम उसको क्या बोलेंगे? तुरंत तुरंत हम उसको बोलेंगे अनजीरेट, अनसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। तुम कहोगे यहां पे देखो ना भाई ढंग से, यहां पे देखो। जीरेड अनजीरेड का कोई बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग से लेना देना नहीं होता है, मैं पहले बता दे रहा हूं, ठीक है। अगर पॉजिटिव पॉजिटिव एक साथ, तो उसे हम क्या बोलेंगे? जीरेड। पाई में यहां पे उल्टा हो जाता है, सिग्मा बॉन्डिंग जीरेड, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग अनजीरेड। पाई बॉन्डिंग क्या हो जाएगा? अनजीरेड। और पाई बॉन्डिंग क्या हो जाएगा? जीरेड। पाई एंटी बॉन्डिंग, सॉरी, जीरेड। समझे? जीरेड और अनजीरेड।
यही था जीरेड और अनजीरेड। एक और वर्ड देखने को मिला होगा उसमें, होमो और लूमो। अनऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। कौन सा? पाई एंटी बॉन्डिंग ना। देखो मैं ये कह रहा हूं तुमसे कि यहां पे अगर आप देखेंगे, देखिए क्या होता है कि यहां पे जैसे आपने देखा, यहां से देखना शुरू करो, ये और ये सेम फेज में मिले, तो आपने क्या बोला इनको? जी रेट। इस बेसिस पे नहीं बोला, इस बेसिस पे बोला कि आपने देखा क्या कि प्लस और प्लस मिलने से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई है, ऑर्बिटल सिमेट्रिकल बन रहा है। और वहां पे क्या देखने को मिल रहा है तुमको? नोडल प्लेन देखने को मिल रहा है, ठीक है, यानी कि ऑर्बिटल कैसा मिल रहा है? अनसिमेट्रिकल। तो जहां तुमको नोडल प्लेन देखने को मिलेगा, यानी कि वहां पे ऑर्बिटल कैसा बन रहा है? अनसिमेट्रिकल बन रहा है। समझ रहे हो मेरी बात को? और अनसिमेट्रिकल बनेगा तो उसको हम क्या बोलेंगे? अनजीरेट। और जहां सिमेट्रिकल बनता है ऑर्बिटल, ऑर्बिटल से लेना देना है कि ऑर्बिटल कैसा बन रहा है। अब सिंपल बात होती है कि कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव से इसको अपन रिलेट नहीं कर सकते हैं, इसको कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव से रिलेट नहीं किया जाता है, इसको इस बेसिस पे रिलेट किया जाता है अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक दूसरे से सेपरेट हो रही है तो अनसिमेट्रिकल ऑर्बिटल बनेगा। और अगर मान लो वो मर्ज हो रही है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड मर्ज हो रहा है, तो सिमेट्रिकल बनेगा। सिमेट्रिकल वाले को आप क्या बोलोगे? जीरेड बोलोगे, और अनसिमेट्रिकल वाले को क्या बोलोगे? अनजीरेड। किसका? देखो यहां पे अगर मैं तुमसे बात करूं, उसका केस कह रहे हो ना, पॉजिटिव पॉजिटिव नोडल प्लेन से सेपरेट हो रहा है या नहीं हो रहा है? और अगर हम यहां पे बोले नेगेटिव नेगेटिव, ठीक है, अब तुम ऐसे ऐसे मत देखो कि ये दोनों एंड अगर देखोगे तब नहीं देख पाओगे। देखो यहां पे पॉजिटिव पॉजिटिव है और नेगेटिव नेगेटिव है। अगर आप यहां से देखेंगे तो आपको देखने को क्या मिलेगा कि नेगेटिव नेगेटिव या पॉजिटिव पॉजिटिव एक साथ आ रहे हैं, सिमिलर साइन एक साथ आ रहे हैं। तो हम इस बेसिस पे हम इसको क्या बोल रहे हैं? जी रेट। अगर आप यहां से देखने जाएंगे तो अब आपको ये क्या दिखेगा कि ये दोनों ऑर्बिटल, ये चारों ऐसे नहीं, जब कंबाइन करते हैं तो हम किस फेज में देखते हैं? ऐसे देखते हैं कि ये पॉजिटिव पॉजिटिव एक साथ आ रहा है और ये नेगेटिव नेगेटिव एक साथ आ रहे हैं। इट मींस उसे हम क्या बोल देते हैं? जी रेट। और इसको हम क्या बोल देते हैं? अनजीरेट बोल देते हैं। किसमें? हाँ, एक इस एंड को सेपरेट कर रहा है और इस एंड को। पॉजिटिव नेगेटिव नहीं तो नोडल प्लेन वैसे देखते ही नहीं ना भाई, नोडल प्लेन ऐसे देखते हैं ना, क्रिस क्रॉस में। आपसे इतना डीप डाइव करके पूछेगा ही नहीं, आपसे सिंपल पूछेगा ये वाली बात, ये वाला बस याद रखिए, ये वाला। और इतना भी नहीं पूछेगा, केवल और केवल वो पूछेगा पहला दूसरा, या फिर इसका डायग्राम बना के आपसे पूछ लेगा। हाँ, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सेपरेट नहीं हो रही है। कहां पे? आप ये देखिए ना, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव है, ठीक है, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव है। अब एक बात मुझे बताइए, यहां पे ये वो पॉइंट होगा जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन दोनों के बीच में भी सेपरेट होगी, इन दोनों के बीच में भी सेपरेट है और इन दोनों के बीच में भी सेपरेट है या नहीं है? तो नोडल प्लेन क्या है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जहां पाए जाने की मिनिमम प्रोबेबिलिटी हो। तो आप किसी भी एंड से देखेंगे तो दोनों एंड से आपको देखने को मिलेगा कि उस पॉइंट पे इलेक्ट्रॉन अपना सबसे कम समय बिताएगा, उसके पाए जाने की प्रोबेबिलिटी सबसे मिनिमम होगी। ठीक है, नोट कर लिया इसको। एक और बात आती है, सुनिएगा जरा गौर से, लास्ट है वो क्या है? एक है होमो
और एक क्या है, ल्यूमो, होमो एंड ल्यूमो का कंसेप्ट। अब सुनना जरा गौर से, होमो और ल्यूमो का कंसेप्ट क्या कहता है। एक होता है हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ऑक्यूपाइड वर्ड का मतलब क्या है, ऑक्यूपाइड से लेना देना क्या है सर, जो इलेक्ट्रॉन से भरा हुआ है, जो क्या है बोलो जल्दी, इलेक्ट्रॉन से भरा हुआ। तो इसको हम क्या बोलेंगे, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और एक कौन सा होता है बोलिए जल्दी, लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड। अनऑक्यूपाइड का मतलब खाली या भरा हुआ है, ये मुझे बताओ। लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एक होता है हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और एक कौन सा होता है, लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है। अब सुनना जरा गौर से, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मतलब कि तुम्हें वो देखना है, जैसे मान लो एक सीरीज मैंने लिखी, क्या लिखा, N2 या फिर O2 ले लेते हैं, कुछ भी ले लेते हैं, इसका कन्फ्यूग्रेशन क्या बनेगा, सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, उसके बाद क्या बनेगा, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, है ना। उसके बाद से क्या हो जाएगा, पाई 2p x, पाई 2p y, समझ रहे हो, और क्या हो जाएगा, सिग्मा 2p z। अब तुम सोच के बताओ आगे क्या बनेगा तुम्हारा, पाई स्टार 2p x, पाई स्टार 2p y, और क्या बनेगा लास्ट में, सिग्मा स्टार 2p z। ठीक है, अब सुनना जरा गौर से, मैं तुमसे क्या पूछता हूं, एक बात बताओ, इलेक्ट्रॉन कहां तक भरा गया है, पहले ये बताओ। सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, पाई 2px, पाई 2py2, और लास्ट में क्या हो गया बोलो जल्दी, क्या हो गया, सिग्मा 2pz2। ठीक है, अब जरा गौर से समझो, इस वर्ड को पढ़ो, क्या लिखा हुआ है, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब सुनना, सिग्मा 1s और सिग्मा स्टार 1s में एनर्जी किसकी ज्यादा होगी, उससे ज्यादा किसकी होगी, उससे ज्यादा, उससे ज्यादा, उससे ज्यादा, अरे इन दोनों की तो बराबर हो गई, उससे ज्यादा। क्या सिग्मा 2pz वो एनर्जी ऑर्बिटल है जो लास्ट में जाके ऑक्यूपाइड है या नहीं है, इन सब में सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी है। तो अपन ने वर्ड क्या लिखा है पहले बताओ, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का मतलब नंबर तो हो नहीं सकता, सब में दो दो इलेक्ट्रॉन आ रहा है। सर हाईएस्ट रिलेटेड किससे है, एनर्जी, किससे रिलेटेड है, एनर्जी। सिग्मा 1s और फिर से बोलना, सिग्मा 1s और सिग्मा स्टार 1s में ज्यादा एनर्जी किसकी है, उसके बाद उससे भी ज्यादा एनर्जी, उससे भी ज्यादा, उससे भी ज्यादा, इन दोनों की एनर्जी क्या है, बराबर, इससे भी ज्यादा एनर्जी। हाईएस्ट एनर्जी वाला ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, सबसे ज्यादा उस ऑर्बिटल को पहचानिए आप जिसकी एनर्जी सबसे ज्यादा है। सिंपल आपको क्या लिखना है, कन्फ्यूग्रेशन, और चेक करना है कि लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां भरा गया है, लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां भरा गया है, और आपको देखना है एनर्जी किसकी ज्यादा है। आपको पता है सिग्मा 1s से ज्यादा सिग्मा स्टार 1s, बीएमओ से ज्यादा एबीएमओ, फिर उसके बाद ये सेकंड शेल आ गया, तो सेकंड शेल की और ज्यादा एनर्जी हो जाएगी, एज द रेडियस ऑफ एटम इंक्रीजेस एनर्जी आल्सो इंक्रीजेस। एटॉमिक स्ट्रक्चर में माता रानी ने ये लाइन लिख रखी है, तो 1 से ज्यादा 2 की, अरे होगी या नहीं होगी। अब यहां पे देखना 2s और यहां पे क्या है, एंटी बॉन्डिंग। अब इसके बाद हम जाए पाई 2p और 2py का, इनकी एनर्जी क्या हो गई, बराबर, लेकिन उसके बाद सिग्मा 2p की क्या हो गई एनर्जी, ज्यादा। तो आपको पहचानना है हाईएस्ट एनर्जी वाला ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, क्या बोला मैंने, बोले जल्दी, हाईएस्ट एनर्जी वाला ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब इसको मैंने क्या बोल दिया, होमो, क्या बोल दिया बोलो जल्दी, होमो। अब दूसरा वर्ड क्या लिखा है, लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। कहां से इलेक्ट्रॉन भरना बंद हो गया ये मुझे बताओ, पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py, हमने इसी को क्या बोल दिया बोलो जल्दी, लोमो। क्या बोल दिया, लोमो। क्या ये बात समझ में आई या नहीं आई, हाँ सॉरी सॉरी, ल्यूमो बोल दिया, क्या बोल दिया बोलो जल्दी, ल्यूमो। समझ रहे हो, क्या ये बात क्लियर है। अब एक सवाल लिखो और बताओ मुझे, क्वेश्चन है, O2 हैव, O2 हैव, क्वेश्चन है, O2 हैव सेम नंबर ऑफ, O2 have same number of, O2 have same number of G-rayed, same number of G-rayed and un-G-rayed electron, same number of G-rayed and un-G-rayed electron। पहला सवाल,
O2 have same number of G-rayed and un-G-rayed इलेक्ट्रॉन, ट्रू या फॉल्स बताना है आपको। ठीक है, दूसरा सवाल लिखिए उसी के अंदर, लिखिए होमो ऑफ Li2, होमो ऑफ Li2 यानी हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑफ Li2 बताइए। दूसरा सवाल, होमो ऑफ Li2, होमो ऑफ Li2, चलो मैं बोल ही देता हूं, होमो ऑफ Li2 इज π2px, ट्रू या फॉल्स बस बता देना हमको। होमो ऑफ Li2 इज π2px, π2px। ठीक है, अगला लिखो ल्यूमो, 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 ल्यूमो ऑफ Li2, ल्यूमो ऑफ Li2, ल्यूमो ऑफ Li2, ल्यूमो ऑफ Li2 लिखो इज सिग्मा स्टार 2px, इज सिग्मा स्टार 2ps, 2px इज सिग्मा स्टार 2px, इज सिग्मा स्टार 2px। अब एक और सवाल लिखो, एक और सवाल लिखो, होमो ऑफ, होमो ऑफ, होमो ऑफ, होमो ऑफ, होमो ऑफ N2 इज, होमो ऑफ N2 इज G-rayed, होमो ऑफ N2 इज G-rayed, होमो ऑफ N2 इज G-rayed। अभी सब दिमाग लगेगा अब इसके अंदर, ठीक है। होमो ऑफ N2 इज G-rayed, सिग्मा बॉन्डिंग कैसा होता है बताओ जल्दी। होमो, देखो उसने क्या बोला, मैं एक सवाल बता दे रहा हूं, होमो ऑफ N2 इज G-rayed, कहने का मतलब क्या है, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कौन सा इसके अंदर, सिग्मा 2px। ये सिग्मा बॉन्डिंग है या नहीं है, और सिग्मा बॉन्डिंग को क्या बोलते हो आप, G-rayed। तो होमो ऑफ N2 इज G-rayed, यानी सही है या नहीं सही है। अब दूसरा लिखो, दूसरा उसके अंदर ल्यूमो, 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 ल्यूमो ऑफ N2, ल्यूमो ऑफ N2, ल्यूमो ऑफ N2 इज un-G-rayed, ल्यूमो ऑफ N2 इज un-G-rayed, ट्रू या फॉल्स सब में बस बताते जाना है आपको। अगला एक और लिखो, होमोल्यूमो, होमोल्यूमो, होमोल्यूमो सबसे महा इंपॉर्टेंट सवाल, सबसे महा इंपॉर्टेंट सवाल रटना है, इस पॉइंट को मैं पहले बता दे रहा हूं, या फिर इसको पॉइंटे बना के लिख लो। होमो एंड ल्यूमो, होमो एंड ल्यूमो गैप लाइज इन, होमो एंड ल्यूमो गैप लाइज इन, गैप, गैप GAP, गैप, होमो एंड ल्यूमो गैप लाइज इन विजिबल रीजन, विजिबल रीजन, visible region, and that is why, and that is why, and that is why halogens are colored, and that is why halogens are colored। महा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, महा इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको रोज सुबह शाम दोपहर इसकी आरती उतारा करो MOT के अंदर, समझ रहे हो, P ब्लॉक के अंदर भी ये आएगा, ठीक है। बाकी के ये जो सवाल दिए गए हैं आप लोगों को, lie in visible region, that's why halogens are colored, halogens are colored। अब एक सवाल लिखो, find the color of F2, find the color of F2, find the color of F2, Cl2, find the color of F2, Cl2, Br2 and I2, find the color of F2, Cl2, Br2 and I2। ये पहले भी बता रखा है P ब्लॉक के अंदर। कैसा होता है F2, कैसा होता है, येलो नहीं, पेल येलो होता है। Cl2 कैसा होता है, हाँ कैसा, आधे लोगों की आवाजें बंद हो गई। Cl2 वाइट होता है, वाइट, पगला उगला गए हो क्या, SCl पूछ रहा हूं मैं, शराब उराब पी के आ जाते हो क्लास के अंदर सुबह सुबह। भाई कैसा होता है, येलो होता है, ठीक है। Br2 कैसा होता है, सब गांजा उजा फूक के आए हो काबे सुबह सुबह, रेडिश ब्राउन। I2 कैसा होता है, वॉयलेट वेपर। ये फाइंड करना है, ये आपको ये खुद करके लाना है, ये तब तक नहीं समझ में आएगा। देखो होमो और ल्यूमो को ढंग से समझना, पूछा वैसे N2 का ही जाएगा जब भी जाएगा तो, ठीक है। लेकिन मैं तुमको बता दूं, अब जो भी दिया गया वो अपने खुद से फाइंड करोगे। Li2 के अंदर कन्फ्यूग्रेशन लिख के पता करो कौन सा होमो है कौन सा ल्यूमो है, ठीक है। इसको पता करना आपका काम है। चलिए इसके साथ MOT का द एंड हुआ। अब MOT के अंदर कुछ भी नहीं बचा हुआ है, अब MOT के अंदर सारी चीजें खत्म हो चुकी हैं। अगला टॉपिक लगाएंगे डाइपोल मूवमेंट। सारे लोग अब वो लगाएंगे हेडिंग डाइपोल मूवमेंट, डाइपोल मूवमेंट।
सारे लोग हेडिंग लगाएंगे डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट आ जाते हैं। अब डाइपोल मोमेंट के बारे में सुनना और समझने की कोशिश करना। डाइपोल मोमेंट एग्जैक्टली होता क्या है, सुनो। डाइपोल मोमेंट की अगर हम बात करते हैं, इसमें तुम कंफ्यूज रहोगे, हमेशा कंफ्यूज रहोगे अगर ढंग से नहीं सुनोगे। मेरी बात को समझने की कोशिश करना। मान लो एक एटम है, ठीक है। अब एक एटम क्या मिलके बनाएगा दूसरे एटम के साथ? मॉलिक्यूल। तो एक तो वो बॉन्ड के जरिए वो बॉन्ड बनाएगा। मान लो ये AB2 है और ये L2 मैंने ले लिया। ढंग से सुनना, अगर तुम इस मॉलिक्यूल को ढंग से समझ गए, बस तुम सब कुछ समझ गए। मैंने कहा AB2L2 है, ढंग से सुनना जरा गौर से। ये देखो यहां पे क्या है, इलेक्ट्रॉन लगा है और यहां पे इलेक्ट्रॉन लगा है। ऑब्वियस है यहां पे भी इलेक्ट्रॉन लगा है। अब सुनना जरा गौर से। मैंने कहा मान लो बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ए से ज्यादा है। इफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी इज ग्रेटर देन व्हाट, ए। बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किससे ज्यादा है? ए से। और दूसरी कंडीशन मैंने क्या बोली कि हो सकता है बेटा ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किससे ज्यादा हो? बी से। ये दो कंडीशन हो सकती है। तो सिंपल सी बात मुझे सोच के बताओ कि अगर मैंने तुमसे कहा बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ए से ज्यादा है, तो क्या ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन पेयर को खींचेगा या नहीं खींचेगा? खींचेगा। यानी कि इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये मुझे बताओ। अब सुनो जरा गौर से। इसका मतलब मैं क्या कह सकता हूं कि भैया ए से इलेक्ट्रॉन चल रहा है और वो किसकी तरफ जा रहा है? बी की तरफ। यही बोलूंगा या नहीं बोलूंगा? यही एरो लगाना इंपॉर्टेंट है, यही एरो लगाना आपको आना चाहिए। अगर ये लगाना आ गया तो मैं तुमको बता रहा हूं डाइपोल मोमेंट का सवाल खटखट खटखट निकालते चले जाओगे। अब वरना तो फिर Q इंटू डी रटना कि यहाँ पे Q डोमिनेट करेगा, वहां D डोमिनेट करेगा, फिर कहीं H2S होगा, कहीं H2O होगा, करते करते पगला जाओगे। लेकिन एक बार अगर तुमको ये एरो लगाना आ गया, बस खट, तुम्हारा सवाल खत्म होगा। आपको सिंपल सी बात है, किसी भी बॉन्ड पेयर में, किसी भी बॉन्ड में अगर तुमको ये एरो लगाना पड़ा, तुम कहां लगाओगे हमेशा? क्या कर रहे हो तुम? लो ईएन से हाई ईएन की तरफ लगा रहे हो या नहीं लगा रहे हो? तो पहला एरो आपको कहां से कहां लगाना आना चाहिए, बताइए जल्दी। लो ईएन से हाई ईएन की तरफ। कहां बोलो जल्दी? लो ईएन से हाई ईएन की तरफ। अब अगर हम बात करें लोन पेयर वाले केस में, हमेशा कहां से कहां लगता है? सेंट्रल एटम से लोन पेयर की तरफ। कहां लगता है बोलो जल्दी? सेंट्रल एटम से लोन पेयर की तरफ। और ये मैं बहुत पहले से बोलता आ रहा हूं कि सेंट्रल एटम से लोन पेयर की तरफ एरो लगता है। एरो बस आपको लगाना आना चाहिए। अच्छा, चूंकि एरो लग रहा है यानी कि मैग्नीट्यूड भी और क्या है? डायरेक्शन है। तो डाइपोल मोमेंट क्वांटिटी कैसी हुई? वेक्टर, वेक्टर क्वांटिटी हुई। अब जरा गौर से मैं सुनना। जैसे मैंने तुम्हें पहला सवाल दिया, पहला सवाल सुनना, बाद में अपन यहां पे अभी वो करेंगे। पहला सवाल मैंने दिया, मान लो मैंने तुम्हें दे दिया NF3। क्या दे दिया बोलो जल्दी? NF3। पहला सवाल मैंने दे दिया NF3। ये रहा लोन पेयर। अब देखना ये सवाल जरा गौर से। यहां पे दूसरा मैंने क्या दे दिया? NH3। सुनना जरा गौर से, NH3। ढंग से सुनो। यहां पे अगर मैंने कहा ये NH3 है, तू एक बात बता, नाइट्रोजन और फ्लोरीन में ईएन किसकी ज्यादा है? ये पहले बता। कौन खींचेगा? फ्लोरीन खींचेगा। मान ले मैंने इसको क्या बोला? म्यू1। क्या बोला? म्यू1। ये मैंने क्या बोल दिया बोलना जरा? म्यू2। ये क्या बोल दिया? म्यू2। और इसको मैंने क्या बोल दिया बताना जरा? म्यू3। क्या बोल दिया? म्यू3। अब एक बात तो, लोन पेयर के टाइम पे एक बात तो, एरो कहां से कहां लगेगा? सेंट्रल एटम से लोन पेयर की तरफ। यानी कि एरो कहां लग जाएगा बोलो जल्दी? इधर की डायरेक्शन में। यानी ये क्या बन गया? म्यू4। अगर मैं म्यू रिजल्टेंट लिखना चाहूं तो क्या लिखूंगा? तुम मुझे सोच के बताओ। म्यू1 जिस डायरेक्शन में, उसी डायरेक्शन में म्यू2, उसी डायरेक्शन में म्यू3। तो हेड से हेड ज्वाइन करो या टेल से टेल, वेक्टर में ये बोला ही जाता है। तो अगर हम बात करें यहां पे क्या बनेगा? म्यू1 प्लस म्यू2 प्लस म्यू3 माइनस म्यू4। क्या म्यू4 अलग डायरेक्शन में जा रहा है या नहीं जा रहा है? अब सुनना जरा गौर से, दूसरे वाले में आ जाओ। यहां पे बताओ क्या ये भी एरो ऐसे ही हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? म्यू4 तो इसी डायरेक्शन में रहेगा, हाँ या ना बताओ फटाफट। अब एक बात तो, म्यू1 किस डायरेक्शन में होगा इस बार? अपोजिट होगा या उसी डायरेक्शन में होगा? इस डायरेक्शन में हो जाएगा। यानी कि ये क्या हो गया? म्यू1। ये क्या हो गया बोलो जल्दी? म्यू2। और ये क्या हो गया बताना जरा? म्यू3। और ये कौन सा हो गया? म्यू4। ठीक है, तो ये सॉरी म्यू3 हो गया। यानी कि इसके लिए म्यू रिजल्टेंट निकालूं तो क्या निकलेगा? म्यू1 प्लस म्यू2 प्लस म्यू3 प्लस म्यू4। अगर मैं बोलूं सबकी वैल्यू लेट सपोज हाइपोथेटिकली 1 मानो, 1 2 3 माइनस 1 कितना आएगा रिजल्टेंट? 2। 1 2 3 4। किसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा? किसका ज्यादा होगा? NH3 का ज्यादा होगा। क्लियर सी बात है। अब जैसे कि एक सवाल और देता हूं, मान लो एक सवाल है, एक सवाल और है। क्वेश्चन नंबर 2। मैंने तुमको क्या दे दिया? ये रहा H, ये रहा F। F के पास कितने लोन पेयर? 1 2 और ये क्या हो गया? 3। ठीक है, दूसरा मैंने क्या ले लिया? यहां पे ले लिया H और Cl। यहां पे एक लोन पेयर 1 और ये कौन सा हो गया? 2
और ये कौन सा हो गया 3। अच्छा, तीसरे का मैंने क्या ले लिया HBr, ये मैंने क्या ले लिया H, ये 1, ये 2 और ये क्या हो गया 3। अच्छा, मैंने यहां पे क्या ले लिया बोलो जल्दी, H और I। अब मुझे बताओ यहां पे कितना हो गया, 1 2 3। अब बताओ इसमें किसका सबसे ज्यादा किसका सबसे कम, HF का सबसे ज्यादा। कैसे कैसे, हाँ ज्यादा, कौन ज्यादा खींचेगा, फ्लोरीन। क्यों ज्यादा खींचेगा, Q इंटू डी, यहां Q डोमिनेट कर जाता है, क्यों, D तो वहां डोमिनेट कर रहा है, Q इंटू डी, म्यू इज इक्वल टू Q इंटू डी होता है ना। तो यहां तो Q डोमिनेट कर रहा है, तुम कह रहे हो चार्ज ज्यादा डोमिनेट कर रहा है, हम कह रहे हैं D तो यहां डोमिनेट कर रहा है ना भाई, क्यों इग्नोर करेंगे। सुनो, वेक्टर का खेल है सब कुछ, ठीक है। इधर देखो, यहां पे अगर मैं बात करूं, ये देखो ये तीनों वेक्टर सब में बराबर हैं, ढंग से देखो, ये तीनों वेक्टर क्या है, सब में बराबर हैं, ये तीनों वेक्टर क्या है, सब में बराबर हैं, ठीक है। अब जरा गौर से मेरी बात को सुनना, ये वाला अगर आप वेक्टर देखोगे, ये भी इस डायरेक्शन में जा रहा है, ये भी इस डायरेक्शन में जा रहा है, ये भी इस डायरेक्शन में जा रहा है और ये भी इस डायरेक्शन में जा रहा है, चारों इस डायरेक्शन में जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। सारा मामला वेक्टर आप लगा क्यों रहे हो, इलेक्ट्रॉन खींचने के नाम पे लगा रहे हो। अब सबसे स्ट्रांगली इलेक्ट्रॉन इन चारों में अट्रैक्ट कौन करेगा, ये मुझे बताओ। हाँ, कौन सबसे अट्रैक्ट करेगा, फ्लोरीन। देन कौन करेगा, देन कौन करेगा, देन मान ले ये इसके लिए अगर मैंने कहा ये μ1 प्लस μ2 प्लस μ3 है, हटा देते हैं इसको, ठीक है। μ1 प्लस μ2 प्लस μ3, ये भी बराबर, ये भी बराबर, सब में μ1 μ2 μ3 बराबर। इस वाले वेक्टर को पकड़ लेते हैं अपन, किसको, इसको मैं बोल देता हूं μ4, इसको भी इस केस में क्या बोलते हैं μ4, और इसको भी क्या बोलते हैं μ4, और इसको भी क्या बोलते हैं μ4। अब बता μ4 सबसे तगड़ा कौन स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा, कौन अट्रैक्ट करेगा। अगर मैं बोलूं μ4 ए में अट्रैक्ट करेगा सबसे ज्यादा, बी में अट्रैक्ट करेगा सबसे ज्यादा, सी में या डी में, ये मुझे बताओ। सबसे ज्यादा कहां पे अट्रैक्ट करेगा, ए में, फिर कहां पे बी में, फिर कहां पे सी में, फिर कहां पे डी में। समझ रहे हो। एक और सवाल मैं तुमको देता हूं, क्योंकि ये 2-3 सवाल होते हैं, इनको थोड़ा सा उलझाने वाले हो सकते हैं। यहां पे 1 मिनट, दूसरा अगर मैं इसके बाद बात करूं, एक और सवाल तुम बताना, आप खुद बताते चले जाओगे। क्वेश्चन नंबर 3 लिया मैंने कहा ये वाटर है, ठीक है, इसके पास एक लोन पेयर है, सुनना, इसके पास भी क्या है, लोन पेयर, और ये क्या है बोले जल्दी, हाइड्रोजन, और ये क्या है बोले जल्दी, हाइड्रोजन। अब यहां पे मैंने क्या बोला, ये सल्फर है, और सल्फर में अगर हम बात करें, ये क्या रहा, लोन पेयर, ये क्या रहा, लोन पेयर, और ये क्या रहा, हाइड्रोजन, और ये क्या रहा, हाइड्रोजन। अब देखना गेम ही खत्म हो गया, लोन पेयर का जितना इधर होगा उतना ही उधर होगा, मानते हो या नहीं मानते हो। अब बताओ सब फर्क कौन डालेगा, ये OH बॉन्ड, और ये कौन सा डालेगा, SH। अब देखो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी होती है, 3.5, और इसकी कितनी होती है, 2.5। अब तू सोच के बता, यहां पे भी एक वेक्टर लगेगा या नहीं लगेगा, ये मुझे बता, और यहां पे भी एक वेक्टर लगेगा या नहीं। इसको मैंने कहा μ1 और इसको क्या कह दिया, μ2। यहां पे भी एक वेक्टर लगेगा, ढंग से देख, और यहां पे भी एक वेक्टर लगेगा, इसको मैंने क्या बोला, μ1 और μ2। किसका μ1 μ2 स्ट्रांग है, ये मुझे बताओ, किसका स्ट्रांग होगा, कौन ज्यादा ले पाएगा, कौन ज्यादा खींचेगा, ऑक्सीजन वाला, यानी कि डाइपोल मूवमेंट किसका ज्यादा हो गया, H2O का ज्यादा हो गया। अच्छा, अब सवाल पलट देते हैं, एक और सवाल यहां पे रखते हैं, देखो जरा गौर से। क्वेश्चन नंबर 4, मैंने कहा ये ऑक्सीजन है, ये रहा लोन पेयर, ये रहा आपका लोन पेयर, ये रहा क्या आपका हाइड्रोजन बॉन्ड, ये रहा हाइड्रोजन बॉन्ड। अब तुम सोच के बताना, ये देखो यहाँ पे ये ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन है, और ये क्या है, फ्लोरीन है, और ये क्या है, फ्लोरीन है। अब बताओ, ये देखो लोन पेयर फिक्स हो चुका है, लोन पेयर क्या हो चुका है, फिक्स, μ1 μ2 बराबर होंगे। फर्क कहां पे आएगा, तो ये जरा गौर से देखो, यहां पे μ1 जिस डायरेक्शन में है उसी डायरेक्शन में कौन है, μ2। अरे हाँ ना बोलो भाई, μ1 जिस डायरेक्शन में है उसी डायरेक्शन में कौन है, μ2। अच्छा, μ3 जिस डायरेक्शन में है उसी डायरेक्शन में कौन है, बताना जरा, μ4। कौन है बोलो जल्दी, μ4। अरे हाँ ना बोलो भाई, μ1 μ2 μ3 μ4 चारों एक ही डायरेक्शन में है या नहीं है। अब अगर मैं यहां पे बात करूं, यहां पे देखना, μ1 इस डायरेक्शन में है और μ2 किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, समझना। लेकिन ऑक्सीजन और फ्लोरीन में, ऑक्सीजन की EN कितनी होती है, 3.5, फ्लोरीन की कितनी होती है, 4। अब तुम सोच के बताओ, इधर कैसे एरो जाएगा, अपोजिट, और इधर भी कैसे जाएगा, अपोजिट। यानी कि ये क्या है, μ1 है लेट सपोज, तो ये क्या है, μ2, ये क्या हो गया, μ3, तो ये क्या हो गया, μ4। बड़ी सिंपल बात है, हाइपोथेटिकल डेटा मानते हैं, 1
2 3 4, चारों वेक्टर एक डायरेक्शन में जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं? तो म्यू रिजल्टेंट की वैल्यू क्या बनेगी? μ1 प्लस μ2 प्लस μ3 प्लस μ4। अरे बनेगा या नहीं बनेगा? 1 2 3 4, अगर हाइपोथेटिकल भी मानोगे तो रिजल्टेंट कितना आया? 4। यहां पे देखो μ1 μ2 μ3 μ4। अब यानी कि म्यू रिजल्टेंट इज इक्वल टू क्या लिखोगे? μ1 प्लस μ2 माइनस μ3 प्लस μ4, यानी कि 1 प्लस 1 2, 2 माइनस कितना हो जाएगा? 2, कितना हो गया? 0। अरे हाँ ना बोलो भाई, हो गया या नहीं हो गया है? मैं तुमको हाइपोथेटिकली समझाना चाहता हूं कि यहां पे ये दो एक डायरेक्शन में जा रहे थे, ये दो एक डायरेक्शन में जा रहे थे। तो अब एक बात बताओ, इसका ज्यादा होगा या इसका ज्यादा होगा? मुझे कंपेयर करना है हमेशा। किसका ज्यादा होगा? इसका ज्यादा होगा या नहीं होगा? अब सुनो मेरी बात को, एक बात को ढंग से सुनना। क्या लोन पेयर और बॉन्ड पेयर में भी तगड़ा वेक्टर किसका होता है सर? लोन पेयर वाले। किसका होता है? लोन पेयर वाले का। बस दो बात आपको पकड़नी है। पहली बात क्या पकड़नी है? कि एरो लगता कैसे है। और दूसरी बात क्या पकड़नी है? कि इन दोनों में भी सेंट्रल एटम से लोन पेयर की तरफ एक एरो लगा रहे और एक बॉन्ड पेयर से लो ईएन से हाई ईएन की तरफ, तो किसका एरो तगड़ा होगा हमेशा? लोन पेयर वाले का। समझ रहे हो? क्योंकि वो सिंगल एक 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 एटम के न्यूक्लियस के द्वारा वो कंट्रोल किया जाएगा, तो वो उसका डाइपोल मूवमेंट हमेशा क्या आएगा? ज्यादा आएगा। तो इसको याद रखना, ये डोमिनेट करेगा हमेशा। ठीक है, सबसे पहले लिखो डाइपोल मूवमेंट, लिखो इट इज ओवरऑल, इट इज ओवरऑल, इट इज ओवरऑल मेजरमेंट ऑफ, इट इज ओवरऑल measurement of polarity in a molecule. It is overall measurement of a polarity in a molecule. दूसरी बात, it is a vector quantity. It is a vector quantity. It is a vector quantity. ठीक है, which have both magnitude as well as direction. It is a vector quantity which have both magnitude as well as direction. अगला लिखो, अगला पॉइंट, since it is a vector quantity, since it is a vector quantity, hence represented by an arrow, hence represented by an arrow, hence represented by an arrow. अब पहला पॉइंट उसके अंदर लिखोगे, डायरेक्शन ऑफ एरो, डायरेक्शन ऑफ एरो, डायरेक्शन ऑफ एरो, डायरेक्शन ऑफ एरो, डायरेक्शन ऑफ एरो is from central atom towards lone pair. पहला, डायरेक्शन ऑफ एरो is always, डायरेक्शन ऑफ एरो is always central atom to towards lone pair, central atom to towards lone pair. दूसरी बात लिखोगे, दूसरी बात लिखोगे, दूसरी बात लिखोगे, डायरेक्शन ऑफ एरो इन बॉन्डेड एटम, डायरेक्शन ऑफ एरो इन बॉन्डेड एटम, डायरेक्शन ऑफ एरो इन बॉन्डेड एटम, डायरेक्शन ऑफ एरो इन बॉन्डेड एटम is towards low EN to high EN, is towards low EN to high EN. एक और पॉइंट लिखो, इट्स एसआई यूनिट इज, इट्स एसआई यूनिट इज, क्या होगा? डिवाई होगा या कूलाम मीटर होगा? डिवाई होगा पक्का? कूलाम मीटर क्या होता है फिर? एसआई यूनिट क्या होगा? एसआई यूनिट पक्का? वैल्यू कितनी होती है? 3.3 मल्टीप्लाइड 10 टू द पावर माइनस, चलो कूलाम मीटर। तो लिखो
its unit is represented by dBi. Its unit is represented by dBi, and 1 dBi is equal to, its unit is represented by dBi, DEBYE, dBi, and 1 dBi is equal to, लिख दे रहा हूं यहां पे, 3.3 multiplied 10 to the power minus 30 कूलम मीटर. ठीक है, 1 dBi is equal to, ठीक है. छापिए पहले ये सवाल छापिए. NF3 NH3 का बड़ा पूछता है. NF3 NH3 और BF3 तीन का देके बहुत पूछेगा. अच्छा हाँ, एक और बात लिख लो, एक और, वैसे लिखो मत, अभी तो बताना ही है, केस ही बताना है. लिखो ये वाला. क्या हो गया? चले एक होता है बॉन्ड मूवमेंट, एक होता है डाइपोल मूवमेंट, एक होता है मैग्नेटिक मूवमेंट. मैग्नेटिक मूवमेंट आप नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से देखते हैं. बॉन्ड मूवमेंट जो है, अब डाइपोल मूवमेंट जो है ना, इसके अंदर डाइपोल मूवमेंट का एक छोटा बच्चा है बॉन्ड मूवमेंट. जैसे किसी एक बॉन्ड का अगर मूवमेंट हम पढ़ रहे हैं, मूवमेंट बेसिकली क्या है, आप इलेक्ट्रॉन देख रहे हैं किस डायरेक्शन की तरफ शिफ्ट हो रहा है. तीन मूवमेंट होते हैं, बॉन्ड मूवमेंट, डाइपोल मूवमेंट एंड मैग्नेटिक मूवमेंट. मैग्नेटिक मूवमेंट जनरली आप चेक करते हैं वो पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक है. डाइपोल मूवमेंट में आप ये चेक करो वो पोलर है या नॉन पोलर है. समझ रहे हैं आप मेरी बात को. बॉन्ड मूवमेंट में आप क्या चेक करो, अब डाइपोल मूवमेंट में आप पूरे मॉलिक्यूल की पोलैरिटी चेक कर रहे हो, बॉन्ड मूवमेंट में किसी एक बॉन्ड की मूवमेंट चेक करते हो. ये होता है. तीन तरह के मूवमेंट होते हैं टोटल. हाँ भाई, हुआ. एक और सवाल लिख लो, उसके बाद तुमको बताता हूं, एक और डब्बा बताता हूं, वही डब्बा तुम्हारे काम आ जाएगा पूरा. चले, एक और है ऑर्गेनिक का बड़ा फेमस सवाल है. CH3F CH3Cl CH3Br CH3I. सबसे ज्यादा किसका होता है? CH3Cl. और उसके बाद किसका होता है? CH3F. और उसके बाद किसका होता है? CH3Br. और उसके बाद किसका होता है? CH3I. हाँ, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ऑर्डर कह लो, ClFBrI वही होता है. बढ़िया तरीका है वैसे याद रखने का. वही याद रखो, क्योंकि वहां पे भी याद रखना पड़ेगा, तो इससे अच्छा एक ही जगह याद रख लो. इलेक्ट्रॉन अफिनिटी वाला ऑर्डर जो उधर है वो इधर है.
हो गया? चलें आगे चलें, आ जाओ। ये वाला भी नोट करो, H2O H2S, H2O and OF2। cos 90 की वैल्यू कितनी होती है? cos 0 की वैल्यू कितनी होती है? चलो पता है, μ1 का स्क्वायर प्लस μ2 का स्क्वायर प्लस 2 cos थीटा। cos थीटा, थीटा की वैल्यू जितना बढ़ेगा उतना डाइपोल मोमेंट घटेगा, और जितना थीटा का वैल्यू घटेगा उतना डाइपोल मोमेंट बढ़ेगा, cos थीटा। क्योंकि cos थीटा की वैल्यू एंगल बढ़ने के साथ क्या होती है? घटती है, और एंगल घटने के साथ बढ़ती है। चले, 9:30 हो गया, 1 मिनट बस मुझे दे दो, अब उसके बाद अपना लिखते रहना। एक डब्बा तुमको दे रहा हूं, सुनना, ढंग से सुनना मेरी बात को, ढंग से। यहां पे भाई 2-3 बातें बता रहा हूं, इसको ध्यान रखना। पहली चीज, कभी भी कोई कोऑर्डिनेट बॉन्ड दे, क्या दे बोलो जल्दी? कोऑर्डिनेट। और क्या दे आपको? कोवेलेंट। क्या दे बोलिए जल्दी? कोवेलेंट। हमेशा डाइपोल मोमेंट किसका ज्यादा होगा? कोऑर्डिनेट। समझ रहे हो? पहली चीज ये। दूसरी चीज अगर हम बात करते हैं आपसे, यहां पे ध्यान दीजिएगा, सिस दे और क्या दे? ट्रांस दे। सिस और ट्रांस पता है क्या होते हैं? सिस और ट्रांस अलग अलग ज्योमेट्री। ट्रांस है मान लो, और दोनों ट्रांस पे सिमिलर ग्रुप है, तो ये जितना इस साइड खींचेगा ये उतना इस साइड, एंगल कितना बन जाएगा बोलो जल्दी? 180। समझ रहे हो? अगर ये सिस है तो एंगल क्या बनेगा? कम बनेगा। तो हमेशा सिस और ट्रांस में किसका ज्यादा होगा? सिस का। ये एकदम फिक्स कर लो कुछ चीजें, सिस और ट्रांस में किसका ज्यादा होता है? सिस। कोऑर्डिनेट और कोवेलेंट में किसका ज्यादा होता है? कोऑर्डिनेट। जैसे तुमको इसके ऊपर एक सवाल भी अखर कल कराएंगे, इधर देखो। इसके अलावा मैं तुमसे बात करता हूं, इफ बी सेम, क्या बोला मैंने? इफ बी सेम। अगर बी सेम हुआ तो AB2L0 हुआ ज्योमेट्री, AB3L0 हुआ ज्योमेट्री, AB4L0 हुआ ज्योमेट्री, AB5L0 हुआ ज्योमेट्री, और AB6L0 हुआ ज्योमेट्री। जितने सिमेट्रिकल ज्योमेट्री हैं उनके अंदर अगर हम बात करें, उनके अंदर हमेशा डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा? म्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। क्यों होगी? अब वही खेल है। AB2 की अगर हम बात करें तो ए और बी, मान लो बी सेम है, बी अलग अलग हो गए तो नहीं होगा, मैं पहले बता दे रहा हूं, ठीक है? AB2L0 मान लेते जरूर है अपन, ठीक है? अभी मैं तुमको एक सवाल दूंगा, चकमा खा जाओगे AB5L0 का ही। जैसे PCl3F2 होता है एक, और एक होता है PCl2F3। मैंने क्या बोला है? पहली चीज आपको क्या चेक करना है? बी सेम है या नहीं है। अगर बी सेम है तो इनके लिए क्या हो जाएगा? डाइपोल मूवमेंट 0। क्या हो जाएगा बोलिए जल्दी? 0। अगर नहीं सेम है तो नहीं होगा। एनीवे, अब जैसे AB2 कैसे 0 हुआ? मान लो बी सेम है, तो ये जितना इधर खींचेगा उतना ही ये किधर खींचेगा? इधर खींचेगा। अरे हाँ ना बोलो भाई, एक दूसरे को क्या कर देंगे? कैंसिल आउट। नेट रिजल्टेंट क्या आ गया? 0। AB3 में अगर हम बात करें तो AB3 में क्या हो जाएगा? अब डायरेक्ट ऐसे समझो ना, AB3 में एक वेक्टर, दो वेक्टर, तीन वेक्टर। तीन वेक्टर अगर 120 डिग्री के एंगल पे होते हैं तो उनका रिजल्टेंट कितना हो जाता है? 3 0 हो जाता है। 3 वेक्टर बोला है मैंने, 3 इक्वल वेक्टर अगर 120 डिग्री के एंगल पे हो तो इनका रिजल्टेंट कितना होता है? 0। तो 3 इक्वल वेक्टर, याद रखना क्या बोला? 3 इक्वल वेक्टर, ठीक है? 3 वेक्टर नहीं, 3 इक्वल वेक्टर, ठीक है? तो इनका रिजल्टेंट क्या हो गया? 0। अब सुनना, मैं तुमसे क्या बोल रहा हूं, 2V स्टेट देखना। 2V स्टेट, 2V स्टेट कैसा है? ये एक V है और ये एक V है, इन दोनों का रिजल्ट आप ऐसे सोचो ना, जब चिड़िया उड़ती है तो कैसे दिखती है? वो एग्जैक्टली दिखती कैसे है तुमको? क्या वो आगे भी जा रही है, वो ऊपर भी जा रही है? दिख कैसे रही है? बीच में। यानी कि आप समझो कि एक V ऐसे है और एक V ऐसे है, रिजल्टेंट कहां आएगा? बीच में।
रिजल्टेंट कहां आएगा? बीच में। यानी कि ये क्या कर देंगे, एक दूसरे को कैंसिल आउट। समझ रहे हो? इनका रिजल्टेंट कितने पे आ गया? 180। तो इनका रिजल्टेंट 180 पे आया, रिजल्टेंट 180 पे आते ही क्या हो जाएगा ये बताओ मुझे, कैसा हो जाएगा? जीरो। तो यहां पे अगर हम बात करें AB4L0 का, ऐसे देखो, ये एक बी है, ये एक बी है, और यहां पे अगर मैं बात करूं आगे एक बी है, पीछे एक बी है, ठीक है। जनरली लोग क्या कर देते हैं, ऐसे कर देते हैं AB4, ये देखो कैंसिल आउट, यहां से अब प्लानर होता ही नहीं है वो, ठीक है। तो यहां पे जरा गौर से देखना, डायरेक्ट ऐसे मत कर देना भाई। यहां पे होता क्या है कि एक बी का रिजल्टेंट यहां पे आया, ये मान लो म्यू वन कह दिया मैंने, और ये क्या कह दिया, म्यू टू कह दिया, तो एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। अब AB5L0 का कैसे होता है बताइए तो जरा। अब इन दोनों को मर्ज करो ना, इन दोनों को मर्ज करके देखो, AB5L0 का मतलब क्या हो गया, ये रहा ए, ये बी, ये बी और ये बी। मान लो ये तीन वेक्टर कितने डिग्री के एंगल पे आ रहे हैं? 120 का मतलब क्या हो गया, म्यू रिजल्टेंट इनकी वजह से जीरो। अब मान लो ये दोनों बी भी सेम हो गए, ये दोनों बी भी क्या हो गए, सेम। तो जितना ये ऊपर खींचेगा उतना ही ये नीचे खींचेगा, यानी कि ये भी एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट। अरे हाँ ना बोलो भाई। अब इसके बाद आ जाओ AB6L0, किसकी आ जाते हैं बोलो जल्दी, AB6L0। AB6L0 में क्या हो गया, ये ए है, ऊपर वाला बी, ये नीचे वाला बी, आजू में ये क्या हो गया, बी, बाजू में भी ये बी, यहां पे ये बी और यहां पे ये बी। अच्छा एक बात तो, इन दोनों की वजह से रिजल्टेंट कहां आएगा, कहीं बीच में आएगा, और इन दोनों की वजह से, अरे ये इधर खींचेगा, ये इधर खींचेगा, रिजल्टेंट आएगा बीच में। तो ये एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट। अब देखो भाई साहब, ये ऊपर खींच रहे थे और ये कहां खींच रहे थे, नीचे, तो ये भी एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट, ठीक है। अब जरा गौर से सुनना, ये तो विदाउट लोन पेयर, लेकिन इसके लिए केस क्या याद रखना है, बी क्या होना चाहिए, सेम। बी जो होगा वो डिफरेंट होगा, तुम तुरंत आंसर गलत कर दोगे। फॉर एग्जाम्पल AB5L0 के केस में मैं तुमको बताऊं, AB5L0 देखो, AB5L0 आपसे किसी ने दिया एक एग्जाम्पल PCl5, एक किसी ने एग्जाम्पल दिया PCl3F2, और एक किसी ने एग्जाम्पल दिया PF3 नहीं, PCl2F3। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले को बाद में लिखते हैं। अब ये देखना, ये तीन स्ट्रक्चर हैं, तीनों के अंदर अगर आप देखेंगे ढंग से, तो तीनों के अंदर मैं आपको बता, ये फास्फोरस, क्लोरीन, 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 इसका डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, ये तीन इक्वल वेक्टर बन गए या नहीं बन गए? म्यू रिजल्टेंट क्या हो गया इनकी वजह से, जीरो। ये ऊपर जितना खींचेगा उतना ही, ये नीचे, तो जीरो हो गया। आ जाओ PCl3 वाले में, तो PCl3 वाले में आपको पता है, अकॉर्डिंग टू बेंट, फ्लोरीन कौन सी पोजीशन ऑक्यूपाई करना चाहेगा, जो लंबी है, लंबी कौन सी होती है, एक्सियल। तो ये कौन सा हो गया बोलो जल्दी, फ्लोरीन, और ये कौन सी हो गई, फ्लोरीन। ये क्या हो गया, क्लोरीन, ये क्या हो गया, क्लोरीन। अब जरा गौर से मेरी बात को सुनना, ये जितना अपनी तरफ खींचेगा उतना ही ये अपनी तरफ, उतना ही अपनी तरफ, तीन इक्वल वेक्टर कितने डिग्री के एंगल पे, 120। रिजल्टेंट क्या हो गया, जीरो। अब फ्लोरीन वाले को देखो, ये ऊपर खींचेगा और ये नीचे खींचेगा, ये अगर म्यू1 है तो ये म्यू2 है, म्यू1 से म्यू2 को कैंसिल कर दिया हमने, ठीक है। अब आ जाओ कौन सा केस है, PCl2F3 है। अब जरा गौर से ये वाला केस समझने की कोशिश करना। मान लो ये फास्फोरस है, ये कौन सा है आपका, फ्लोरीन, ये भी क्या हो गया, फ्लोरीन, लेकिन इस बार फ्लोरीन है कितने, तीन। अब एक बात बताओ, तीन वेक्टर तो अभी भी बनेंगे 120 पे, तीन वेक्टर अभी भी 120 पे ही बनेंगे, अगर आप ढंग से देखिए तो तीन वेक्टर 120 पे, लेकिन क्या वो तीन वेक्टर 120 पे होने जरूरी है या तीन इक्वल वेक्टर? तो इसका क्या कहा जाता है, म्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। अप्लीकेशन ऑफ, वहां पे जाके देखना बेंट रूल के अंदर, वहां पे भी ये क्वेश्चन कराया गया था और वहां पे बोला गया था आपसे कि इनका रिजल्टेंट नॉट इक्वल टू जीरो और इनका रिजल्टेंट इक्वल टू जीरो। तीन वेक्टर नहीं, मैंने क्या बोला, तीन इक्वल वेक्टर का 120 डिग्री पे होना जरूरी है। अब मेन मुद्दे की बात पे आते हैं, मैंने क्या बोला, बी क्या होना चाहिए सबके लिए बोलो जल्दी, सेम। और इसके बाद अब सुनो, लोन पेयर कंटेनिंग में कौन कौन सा हो सकता है सर, लोन पेयर कंटेनिंग में दो होते हैं, कौन कौन से, एक तो होता है AB2L3, कैसे, तीन और दो, नंबर कितना आया, 5, नंबर 5 आया कि नहीं आया? तो अब जरा गौर से मेरी बात को समझना, AB2L3 का ये लोन पेयर वाले में हम आ जाते हैं। ए, अब बताओ अकॉर्डिंग टू बेंट्स, बेंट भी छोड़ो, तुम ये बताओ TBP स्ट्रक्चर के अंदर लोन पेयर कौन सी पोजीशन ऑक्यूपाई करेगा, एक लोन पेयर, दो लोन पेयर और ये तीन लोन पेयर, ये क्या हो गया बोलो जल्दी, तीन लोन पेयर, हाँ या ना। और ऊपर कौन आ गया बताना जरा, तो ऊपर आ गया बी और नीचे क्या आ गया, बी।
अगर बी सेम है, अगर बी क्या है बोलो जल्दी, सेम। अगर बी क्या है बोलो जल्दी, सेम। ए, ये लोन पेयर, ये लोन पेयर और ये लोन पेयर, लोन पेयर कितने डिग्री के एंगल पे है बताना जरा। तो जितना ये आजू में खींचेगा उतना ये बाजू में और उतना ये इधर, एंगल कितना आया 120। तीन इक्वल वेक्टर है या अनइक्वल वेक्टर है? इक्वल वेक्टर है, तो म्यू इनके लिए क्या हो जाएगा बोलो जल्दी, जीरो। म्यू रिजल्टेंट क्या हो गया, जीरो। अब एक बी ऊपर की तरफ है और एक बी बेटा नीचे की तरफ है, ये जितना ऊपर खींचेगा वो इतना नीचे खींचेगा। तो अब आप मुझे सोच के बताइए यहां पे, कि यहां पे जरा गौर से मेरी बात को सुनिएगा, ये क्या मैंने कह दिया, ये कह दिया म्यू वन और ये क्या कह दिया, म्यू टू। तो जितना म्यू वन है उतना ही म्यू टू है, तो क्या ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे या नहीं कर देंगे? तो म्यू रिजल्टेंट इनका क्या हो गया, जीरो हो गया। समझ रहे हो? तो एक तो ये केस हो गया। दूसरा कौन सा केस होता है, AB4L2 का केस होता है। अब AB4L2 कैसे है सर वो बताइए। तो ये देखो यहां पे AB4L2, तो ये देखना ए, ये पहला बी, ये दूसरा बी, ये क्या हो गया तीसरा बी, और ये क्या हो गया चौथा बी। ऊपर क्या चिपकाओगे, लोन पेयर, नीचे के क्या चिपकाओगे, लोन पेयर। इसकी वजह से नीचे वाला वेक्टर, इसकी वजह से ऊपर वाला वेक्टर कितने डिग्री के एंगल पे आ रहा है, 180, कैंसिल आउट कर देगा। अब देखो इन दोनों का रिजल्टेंट कहां आएगा, कहीं बीच में। इन दोनों का रिजल्टेंट कहां आएगा, कहीं बीच में। तो अगर मैं बोलूं ये क्या है, म्यू वन, और ये क्या है बोलो जल्दी, म्यू टू, तो क्या म्यू वन और म्यू टू एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे या नहीं कर देंगे? खत्म। तो इसलिए याद रखना AB2L3 और AB4L2 इनका क्या होता है रिजल्टेंट, अगर हम इनका म्यू बोले तो क्या होते हैं, जीरो। तो ये कैसी स्पीसीज है, नॉन पोलर। ठीक है, सिस और ट्रांस में किसका ज्यादा होता है, सिस। कोऑर्डिनेट और कोवेलेंट में एक्चुअल में फॉर्मूला होता है म्यू वन प्लस म्यू टू, म्यू वन का स्क्वायर प्लस म्यू टू का स्क्वायर प्लस टू म्यू वन म्यू टू कॉस थीटा। अब कॉस थीटा की वैल्यू जितनी बढ़ाओगे, कॉस थीटा में थीटा की वैल्यू जितनी बढ़ाओगे, अब एक बात तो, कॉस थीटा 90 इज इक्वल टू कॉस थीटा 0 इज इक्वल टू, मतलब थीटा की वैल्यू बढ़ेगी। तो एक बात बताओ, ओवरऑल कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। यानी थीटा बढ़ता है, थीटा बढ़ता है, याद रखना थीटा बढ़ता है तो डाइपोल मूवमेंट क्या होता है, कम होता है। लेकिन याद रखना वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग देके तुमको फंसा लेगा। ये सब पे हम चर्चा करेंगे। अगर ये 5 पॉइंट आपको आते हैं तो आपको सवाल गलत नहीं कर सकते आप ढंग से। अगर आपको ये 5 पॉइंट याद है, सिस और ट्रांस में सिस का ज्यादा, कोऑर्डिनेट और कोवेलेंट में कोऑर्डिनेट का ज्यादा। ठीक है, AB2L3 AB4L2 का इसका डाइपोल मूवमेंट क्या होता है, जीरो। और लोन पेयर विदाउट कंटेनिंग स्पीसीज में इनका डाइपोल मूवमेंट क्या होता है, जीरो। लेकिन मार्क द वर्ड, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है बोल बेटा, लोग, अगर मैं तुमसे बात करूं, आप लोग ये मान के चलते हो कि AB4L0 का है, लेकिन बी अगर गड़बड़ करेगा, बी सेम होना चाहिए, पहली चीज ये प्रायोरिटाइज करो। अगर बी अलग हुआ तो आंसर अलग हो सकता है तुरंत। क्योंकि आप देखिए, एक केस मैंने जानबूझ के इसीलिए दिया, AB5L0 है, बहुत शानदार केस है, क्योंकि IIT-JEE के अंदर ये पूछा हुआ केस है। ठीक है, IIT-JEE के अंदर इनका और इनका पूछ लिया था। ठीक है, AB5L0 रट के गए, आराम से आंसर, बिल्कुल सही बात है। AB5L0 का होता है डाइपोल मोमेंट जीरो, लेकिन कब होता है, जब बी सेम हो। समझ रहा हो मेरी बात को? तो यहां पे ध्यान दीजिएगा कि बी पहली चीज सेम होना चाहिए, तब इनके केस में ये जो स्पेसीज दी गई है ये हमेशा डाइपोल मोमेंट कितना दिखाएंगे, जीरो। और लोन पेयर कंटेनिंग में AB2L3 और AB4L2 क्या दिखाएगा, हमेशा जीरो। अगर हम बात करें थीटा बढ़ता है तो डाइपोल मूवमेंट क्या होता है, कब। अब इसके ऊपर हम नेक्स्ट क्लास में एप्लीकेशन करेंगे और नेक्स्ट क्लास में हमारा चालू होगा आयोनिक बॉन्ड। ठीक है, चलो। AB7L0 का नहीं, 72 डिग्री पे आता है ना, 72। पीछे बिचौम तो 5 को पाया जा रहा है ना, ऊपर नीचे वाला कैंसिल करा लोगे, 72 डिग्री के बीच में रिजल्टेंट कहां से निकाल के कैंसिल कैसे कराओगे? ठीक है, हाँ हाँ, परसों शायद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, नेक्स्ट वीक से कोऑर्डिनेट